हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स जिसका पेपर कोड है 08, उसका कंप्लीट सिलेबस यूनिट 1 से लेकर 10 तक करवाया जा रहा है। यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स हमने स्टार्ट किया ऑलरेडी। पहली 2 यूनिट्स हमारी पूरी फुल फ्लेज इंक्लूसिव ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट है। यूनिट 3 में बिजनेस इकोनॉमिक्स में आज नेक्स्ट टॉपिक करने जा रही हैं हम बिजनेस और आपके जो बिजनेस फर्म्स होते हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स को लेके। देखो, सबसे पहले ये समझ लें कि बिजनेस फर्म के जो गोल हैं वो एक नहीं होता। ठीक है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट पैसा कमाओ और घर जाओ। बिजनेसेस ऑपरेट इन अ कम्प्लेक्स वर्ल्ड। मार्केट डायनामिक्स चेंज होंगे, कंपटीशन होगा, कस्टमर्स होंगे, एम्प्लॉयज़ होंगे, और अब तो इन्वायरमेंट और सोसाइटी का भी प्रेशर है। हर फर्म के ऑब्जेक्टिव्स डिपेंड करते हैं उसके नेचर पे, इंडस्ट्री पे और स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट पे। ट्रेडिशनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन था सबसे बड़ा मंत्रा, बट आजकल बात उससे आगे निकल गई है। फर्म्स ग्रोथ चाहती हैं, सस्टेनेबिलिटी चाहती हैं और अपना नाम भी बनाए रखना चाहती हैं। तो आज हम एक एक ऑब्जेक्टिव को डिटेल में देखेंगे और मैं तुम्हें लेटेस्ट एग्जाम्पल से कनेक्ट करवाऊंगा ताकि आपको समझ आ सके, डिटेल में आप समझ सको। जैसे टेस्ला का इनोवेशन या रिलायंस का मार्केट डोमिनेंस। प्लस आई विल कीप इट एडवांस्ड बट इजी, ताकि आपको सिर्फ समझ तो आए ही आए, बल्कि टॉपिक को आप अच्छे से अपना माइंड में सेट ऑन कर सको। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 आता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जो एवरग्रीन गोल है, यानी जो आपका ये जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव है ये तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। पॉइंट है, व्हाट्स द डील विद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये तो बिजनेस का दिल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हर फर्म का सपना होता है कि रेवेन्यू बढ़े, कॉस्ट घटाएं और प्रॉफिट स्काई हाई हो। प्रॉफिट इज लाइक द ऑक्सीजन फॉर अ बिजनेस, विदाउट इट सर्वाइवल मुश्किल है। इट इज़ अ मेजर ऑफ सक्सेस, ये चीज़ आपको पता है। सक्सेस की नहीं, एफिशिएंसी की और सस्टेनेबिलिटी की भी मेजर प्रॉफिट है, लेकिन ये इतना सिंपल भी नहीं है जितना आपको दिखता है। अकाउंटिंग प्रॉफिट वर्सेस इकोनॉमिक प्रॉफिट, ये 2 पॉइंट टर्म्स हैं जिनमें से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। पहले ये समझ लें कि प्रॉफिट के 2 टाइप्स होते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट। ये दोनों अलग लेंसेज हैं जिनसे प्रॉफिटेबिलिटी दिखती है। ठीक है, अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात करें, ये वो प्रॉफिट है जो बैलेंस शीट में दिखता है। फॉर्मूला इसका बेहद सिंपल है, अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है जी। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब वो डायरेक्ट खर्चे जैसे वेजेस, रेंट, रॉ मटेरियल। अगर मैं आपको इसके एग्जांपल दूं, अगर एक चाय की दुकान का मंथली रेवेन्यू है 1 लाख और रेंट, सैलरीज और इंग्रेडिएंट्स का खर्चा है ₹60,000, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट है 40,000। ये तो बहुत ईजी था। सेकंड आता है इकोनॉमिक प्रॉफिट। अब ये थोड़ी सीरियस बात है, इसमें इम्प्लिसिट कॉस्ट भी कंसीडर करते हैं, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर मैं इसका फॉर्मूला बताऊं तो इकोनॉमिक प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है जी। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो होते हैं जो डायरेक्टली नहीं देते पर छोड़ता है, यानी लाइक अगर चाय की दुकान चला रहे हैं और अपना टाइम और कैपिटल लगाया, तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, दैट विल बी काउंटेड एज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट। मे बी उस टाइम कोई आईटी जॉब करके 50,000 कमा सकते थे, तो इकोनॉमिक प्रॉफिट निकलेगा अकाउंटिंग प्रॉफिट से माइनस ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी अगर ऊपर वाला एग्जाम्पल में इम्प्लिसिट कॉस्ट 50,000 है, तो जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है नेगेटिव हो जाएगा -10,000। ये शॉकिंग है ना। इसी कारण ये इंपॉर्टेंट है, यानी सिंपल चीज़ है। काउंटिंग प्रॉफिट में आप टोटल रेवेन्यू से एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस करते हो जो डायरेक्टली बाहर वालों को दी जाती है, और जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है उसमें से आप टोटल रेवेन्यू में से एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों माइनस करते हो, जो आप कमा सकते थे, आपको अपॉर्चुनिटी थी अगर आप वही टाइम पे और जगह पे काम करते। अब जो ये नेगेटिव आया, इसका क्यों? देखो, अकाउंटिंग प्रॉफिट शॉर्ट टर्म प्लानिंग और टैक्सेशन के लिए होते हैं, बट जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है ट्रू पिक्चर देते हैं कि बिजनेस एक्चुअली वर्थ है या नहीं। अगर मैं आपको इंस्टेंस दूं, जब स्टार्टअप्स वैल्यूएशन बनाते हैं, इन्वेस्टर्स इकोनॉमिक प्रॉफिट पे फोकस करते हैं टू सी अगर लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आता है नेक्स्ट आपका गोल्डन रूल, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स मार्जिनल कॉस्ट। देखो, अब प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे करते हैं, एक मैजिक फॉर्मूला है।
प्रोड्यूस एट द लेवल वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स मार्जिनल कॉस्ट। अगर मैं आपको मार्जिनल रेवेन्यू का मीनिंग बताऊं, एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने से जो रेवेन्यू मिलता है, एंड अगर मार्जिनल कॉस्ट की बात करें, एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने का खर्चा। अगर एमआर बड़ा है एमसी से तो और प्रोड्यूस करो, प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर एमसी बड़ा है तो जो प्रोडक्शन है उसको घटाओ, कम करो, वरना लॉस होगा। जब एमआर और एमसी बराबर हो जाएं, वही स्वीट स्पॉट है जहां प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। ठीक है जी। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक फ़ोन कंपनी जैसे Xiaomi अपना लेटेस्ट मॉडल लॉन्च करती है। अगर एक फ़ोन बनाने का एक्स्ट्रा कॉस्ट जो एमसी है वो 10,000 है, उसे सेल करने का जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू है वो 12,000 है, तो वो फ़ोन्स बनाएगी। लेकिन जब एमसी बढ़कर 12,000 हो जाएगा, से रॉ मटेरियल कॉस्टली हो गया, इसी कारण एमसी इंक्रीज हो गया, तब वो प्रोडक्शन रोक देगी। ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का खेल है सारा कुछ। ठीक है, समझ आ गया। अगर मैं आपको एक रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में बताऊं, आजकल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए कंपनीज एआई और ऑटोमेशन का सहारा ले रही हैं। फॉर एग्जांपल, Amazon uses AI to optimize its supply chain, reducing cost by predicting demand accurately। अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ गए, पर ये भी याद रखो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का प्रेशर कभी कभी क्वालिटी या एथिक्स पे भी असर डाल सकता है। जैसे फास्ट फैशन ब्रांड्स जो लो कॉस्ट प्रोडक्शन के चक्कर में लेबर इश्यूज में फंस जाते हैं। ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। सेकेंड आता है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, स्केलिंग न्यू हाइट्स। वाई ग्रोथ मैटर्स? ग्रोथ इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, प्रॉफिट तो ठीक है, पर बिजनेसेस रुकते नहीं हैं, उन्हें ग्रोथ चाहिए। और ये ग्रोथ का मतलब है बड़ा सोचना। ग्रोथ का मतलब है मार्केट शेयर बढ़ाना, नई प्रोडक्ट्स लॉन्च करना या नए मार्केट्स में कदम रखना। इट्स लाइक एक छोटी दुकान से मॉल बनाने का आपका ये सफ़र है। अगर मैं टाइप्स ऑफ ग्रोथ की बात करूं, मार्केट शेयर नंबर 1, अपना प्रोडक्ट या सर्विस को और ज़्यादा लोगों तक ले जाना। लाइक जियो ने टेलीकॉम में मार्केट शेयर कैप्चर किया, लो प्राइजेस और फ्री डाटा सर्विसेज देकर। ठीक है जी। फिर आते हैं न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जांपल, एप्पल हर साल नया आईफोन मॉडल लॉन्च करता है, और अब तो एप्पल विजन प्रो जैसे एयर हेडसेट्स भी ला रहा है। तीसरा, न्यू मार्केट्स। इंडियन ब्रांड्स जैसे टाटा अब ग्लोबल मार्केट्स में कार्स और स्टील सेल कर रहा है। फिर आते हैं न्यू ब्रांचेस एंड यूनिट्स। स्टारबक्स या मैकडॉनल्ड्स हर साल नए स्टोर्स खोलते हैं, इवन इन टायर 2 सिटीज इन इंडिया। ठीक है। अब बात करते हैं अगर बेनिफिट्स क्या हैं ग्रोथ के। नंबर 1, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। जब आप बिजनेस को बड़ा करते हो, उसको प्रोड्यूस अच्छे स्केल पे करते हो, फिर पर यूनिट कॉस्ट कम होता है। लाइक रिलायंस का रिफाइनरी, जितना बड़ा स्केल उतना सस्ता प्रोडक्शन। सेकंड आता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बिगर प्लेयर्स छोटे कॉम्पिटिटर्स को दबोच सकते हैं। अमेजोन के मार्केट प्लेस देखा है ना आपने, ऑब्जर्व किया है, या लोकल रिटेलर्स कैसे compete करें इसके साथ, ये चैलेंजिंग है। तीसरा, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। ग्रोथ शॉर्ट टर्म में कॉस्टली हो सकती है, पर जो लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू और ब्रांड वैल्यू है वो चीज़ें बढ़ जाती हैं। ठीक है। अगर मैं आपको कुछ इसके रिलेटेड रिसेंट बताऊं, 2025 में ग्रोथ के लिए फर्म सस्टेनेबिलिटी और टेक पे फोकस कर रही हैं। फॉर इंस्टेंस, जो BYD चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है, अपनी फैक्ट्रीज यूरोप और इंडिया में एक्सपेंड कर रही हैं टू कैप्चर EV मार्केट शेयर। इंडिया में भी स्टार्टअप्स लाइक जोमेटो हाइपर लोकल डिलीवरी और क्लाउड किचन्स के थ्रू ग्रो कर रहे हैं। ये ग्रोथ उन्हें प्रॉफिट के साथ साथ मार्केट डोमिनेशन भी देता है। ठीक है जी, समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा आता है मार्केट लीडरशिप। अब व्हाट्स मार्केट लीडरशिप? देखो, मार्केट लीडरशिप का मतलब है अपने इंडस्ट्री का किंग बन जाना। मार्केट शेयर, ब्रांड वैल्यू या टेक में नंबर 1 है। सोचो, गूगल सर्च इंजन्स में या नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग में ये लोग अपने फील्ड के बादशाह हैं। ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये अचीव किस तरीके से आप कर सकते हो, नंबर 1 मार्केट शेयर। सबसे ज़्यादा कस्टमर्स तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदे। लाइक इन इंडिया, मारुति सुजुकी का कार मार्केट में डोमिनेशन होना। सेकेंड है ब्रांड रेपुटेशन। एप्पल का नाम सुनते ही प्रीमियम वाइब आती है ना, ये तो आपको अंडरस्टैंडेबल है। थर्ड, कस्टमर लॉयल्टी। अमेजॉन प्राइम के सब्सक्राइबर वापस वापस अमेजॉन पे ही शॉपिंग क्यों करते हैं? ये लॉयल्टी के कारण ही है। फोर्थ लगा लो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेस्ला का सेल्फ ड्राइविंग टेक यूसेस EV मार्केट का लीडर बनता जा रहा है। ठीक है। अब इसमें बिग डील क्या है? ये तो आपको के नॉर्मल पॉइंट्स है। देखो, मार्केट लीडर बनने का मतलब है ट्रेंड सेट करना, प्राइस कंट्रोल करना और कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ देना। फॉर एग्जांपल, जब एप्पल आईफोन में नॉच इंट्रोड्यूस किया या कह लो निच इंट्रोड्यूस किया, सारे फोन ब्रांड्स उसी डिज़ाइन के पीछे
पढ़ गए हैं, ठीक है। अगर मैं आपको इसका आज का पर्सपेक्टिव बताऊं, आजकल जो मार्केट लीडरशिप का खेल है एआई और सस्टेनेबिलिटी के अराउंड घूम रहा है। नवीडिया फॉर इंस्टेंस एआई चिप्स के मार्केट में लीडर है क्योंकि उसके जो जीपीयूज हैं मशीन लर्निंग के लिए बेस्ट हैं। इंडिया में रिलायंस जियो 5G नेटवर्क के लिए साथ टेलीकॉम लीडरशिप के लिए पुश कर रहा है। ये लीडरशिप उन्हें प्राइसिंग पावर और ब्रांड डोमिनेंस देता है, समझ गए। अब चौथा आता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। वाई कस्टमर आर किंग। देखो बिजनेस का असली हीरो कौन है? कस्टमर। सायट और मार्च ने कहा था बिजनेस तभी सक्सीड करता है जब वो कस्टमर नीड्स को प्रायोरिटाइज करता है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मतलब है उन्हें ऐसा एक्सपीरियंस देना कि वो वापस आए और अपने ऑन को भी अपना जो उनका एक्सपीरियंस है वो औरों को भी बताएं। अब ये चीज़ मिलती कैसे है, अचीव कैसे होगी? हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स या अब बात करो आईफोन का कैमरा या पतंजलि का ऑर्गेनिक फूड, क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ठीक है। फिर आती हैं एक्सेप्शनल सर्विसेज। अमेजोन का रिटर्न पॉलिसी देखा, एक क्लिक में रिफंड मिल जाता है, ये भी एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन की चीज़ है। पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, स्टारबक्स में कॉफ़ी के साथ वाइब मिलती है ना, वो जो कोजी फील आपको दे रहे हैं ना, दैट इज द पार्ट ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब ये चीज़ें मैटर क्यों करती हैं? देखो जो सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं ना वो रिपीट बायर्स बनते हैं और फ्री का मार्केटिंग करते हैं, वर्ड ऑफ माउथ। प्लस आजकल सोशल मीडिया पे एक खराब रिव्यू, जो आपका खराब अगर रिव्यू होगा तो अगर वो वायरल हो गया तो जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है उसके लिए ये जरूरी है कि वो आपको पॉजिटिव रिव्यूज ही दे, ठीक है। फॉर्म्स पर्सनलाइजेशन पे फोकस कर रही हैं आज के टाइम पे। अब नेटफ्लिक्स का एल्गोरिथम तुझे वही शो सजेस्ट करता है जो तुम देखना चाहते हो। इंडिया में स्विगी का इंस्टामार्ट 10 मिनट डिलीवरी प्रॉमिस कस्टमर सेटिस्फेक्शन का एक गेम चेंजर है, ठीक है जी। ये सब ट्रस्ट और लॉयल्टी बनाते हैं चीजें। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ आता है हमारा इनोवेशन एंड एडेप्टेशन। वाई इनोवेशन? देखो दुनिया बदल रही है और बिजनेसेस को उसके साथ चलना पड़ता है। इनोवेशन का मतलब है नए आइडियाज, नई प्रोडक्ट्स या नए तरीके से काम करना। अडेप्टेशन का मतलब है मार्केट के चेंजेस को जल्दी से पकड़ना। अगर एग्जांपल दूं मैं इनोवेशन की, न्यू प्रोडक्ट्स, टेस्ला का साइबर ट्रक या एप्पल का फोल्डेबल आईफोन जो रूमर्ड है फॉर 2025, ये मानी जा सकती है। न्यू टेक की बात करें, एआई पावर चैटबॉट जैसे, आप समझ लो आज के टाइम पे जो एआई ने टेक ओवर कर लिया है। फिर न्यू बिजनेस मॉडल्स की बात करें, जोमेटो का क्लाउड किचन मॉडल, रेस्टोरेंट्स के बिना फूड को डिलीवर करना, ठीक है। क्रूशियल क्यों है? देखो इनोवेशन से तो कॉम्पिटिटर से आगे रहना है, यानी इनोवेशन आपको कॉम्पिटिटर से आगे रहने में मदद करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर नोकिया अपने टाइम पे स्मार्टफोन्स में इनोवेट करता तो आज भी किंग होता। अडेप्टेशन भी जरूरी है, जैसे कोविड के टाइम में रेस्टोरेंट्स ने डिलीवरी एप्स ज्वाइन किए, ठीक है। अभी एआई और ग्रीन टेक इनोवेशन का सेंटर है। फॉर एग्जांपल गूगल अभी एआई के साथ हेल्थ केयर में डायग्नोस्टिक इंप्रूव कर रहा है। इंडिया में ओला इलेक्ट्रिक नए बैटरी टेक पे काम कर रही है ताकि ईवीज को अफोर्डेबल बनाया जा सके। ये इनोवेशन उन्हें फ्यूचर रेडी बनाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेवंथ आता है, सो अपना सिक्स्थ है जो फिफ्थ, कॉस्ट एफिशिएंसी एंड कॉस्ट लीडरशिप। सबसे पहले व्हाट इज कॉस्ट एफिशिएंसी? ये सिंपल है, कम खर्च में ज्यादा आउटपुट निकालना। कॉस्ट लीडरशिप का मतलब है मार्केट में सबसे सस्ता प्रोडक्ट ऑफर करना विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी। अब ये होगा कैसे? हाउ टू डू इट? ऑप्टिमाइज करो रिसोर्सेज को। टोयोटा के लीन मैन्युफैक्चरिंग यानी जिसका जीरो वेस्टेज के साथ कनेक्शन है, रिड्यूस करो वेस्ट को। रिलायंस का सप्लाई चेन, हर स्टेप पे एफिशिएंसी, मिनिमाइज करो एक्सपेंसेस को। बजट एयरलाइंस जैसे इंडिगो लो कॉस्ट मॉडल पे ऑपरेट करती हैं। अब ये काम कैसे करता है? वाई इट वर्क्स, या कह लो किस तरीके से। कॉस्ट लीडरशिप से प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा सकता है। वॉलमार्ट या डीमार्ट का मॉडल देखें, लो प्राइसेस हाई वॉल्यूम सेल्स, वो इस मॉडल पे चलते हैं। अभी रिन्यूएबल एनर्जी का सीन चल रहा है, सोलर पैनल्स के कॉस्ट घट रहे हैं और कंपनीज जैसे अदानी ग्रुप इस पे कैपिटलाइज कर रहा है। इंडिया में स्टार्टअप्स भी क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करके आईटी कॉस्ट घटाते हैं। ये सब प्रॉफिट मार्जिन को बूस्ट करती हैं, ये सारी चीजें मिलके। सेवंथ आता है सोशल एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो आजकल बिजनेसेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं चलते, उन्हें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ती है।
CSR का मतलब है एनवायरमेंट, सोसाइटी और एथिक्स का ख्याल रखना। अगर मैं आपको CSR के एग्जांपल्स दूं, सस्टेनेबिलिटी सोर्सिंग, यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स इको फ्रेंडली रॉ मटेरियल से बन रही हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, टाटा का नेट जीरो कार्बन गोल है 2045 तक अचीव करना। कम्युनिटी वेलफेयर, इन्फोसिस का एजुकेशन और स्किल प्रोग्राम्स को रन अप करना। अब वाई इट इज अ विन विन, अब सीएसआर कर रहे हो, सोशल है, तो विन विन क्यों है? देखो, सीएसआर से पब्लिक इमेज बढ़ती है, कस्टमर्स का ट्रस्ट मिलता है और रेगुलेटर्स भी खुश रहते हैं। प्लस जो जनरेशन जेड है और मिलेनियल्स है, सस्टेनेबल ब्रांड्स को प्रेफर करते हैं आज के टाइम पे। अभी ईएसडी, इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस मैट्रिक्स का क्रेज है। फॉर एग्जांपल H&M अब सर्कुलर फैशन पे फोकस कर रही है, रिसाइकल्ड क्लोथ्स। इंडिया में आईटीसी का सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोग्राम फार्मर्स और एनवायरमेंट दोनों के लिए फायदा देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8th पे, सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, बॉमल्स थ्योरी। डब्ल्यू जे बॉमल ने कहा, कभी कभी फर्म्स प्रॉफिट के बजाय सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना चाहती हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा सेल करो इवन इफ मार्जिन कम हो। अब ये कर क्यों रहे हैं? व्हाई डू इट? मार्केट प्रेजेंस, ज्यादा सेल से ब्रांड बड़ा दिखता है। ब्रांड वैल्यू, जियो के फ्री डाटा ऑफर्स ने ब्रांड को घर घर में पहुंचाया। लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स, आज थोड़े कम मार्जिन पर कल बड़ा मार्केट शेयर आपको मिलेगा। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, Amazon का प्राइम डे सेल, प्राइजेस कम पर सेल्स इतनी की रेवेन्यू स्काई रॉकेट हो जाए। इंडिया में फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज भी यही खेल खेल रही हैं। ऑलराइट, अब समझ आ गया आपको, सेल्स रेवेन्यू बढ़ने का क्लासिक तरीका है ये। ठीक है, अभी ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स लाइक स्विगी, जैप्टो सेल्स रेवेन्यू पे फोकस करते हैं बाय ऑफरिंग हैवी डिस्काउंट्स। ये स्ट्रेटेजी शॉर्ट टर्म में कॉस्टली है पर लॉन्ग टर्म में कस्टमर्स बेस बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है 9th आता है हमारा मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म्स ग्रोथ, रॉबिन मैरिस आइडिया। मैरिस बोलता है फर्म्स ग्रोथ रेट मैक्सिमाइज करना चाहती हैं, यानी सेल्स, कैपिटल और मार्केट प्रेजेंस में बैलेंस्ड ग्रोथ उनको अचीव करनी है। अब ये तो ठीक है, बट किस तरीके से री इन्वेस्ट करो प्रॉफिट्स को? Amazon प्रॉफिट्स को वेयर हाउसेस और टेक में लगाती है। एक्सपैंड करो, रिलायंस का जियो मार्ट ऑफलाइन से ऑनलाइन तक हो गया। कैपेसिटी को बिल्ड करो, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आओ। अब ये कूल क्यों है, या कह लो इसको क्यों इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है? देखो, ग्रोथ रेट मैक्सिमाइज करने से फर्म बड़ी और स्टेबल होती है, प्लस मैनेजर्स को भी प्रमोशन और प्रेस्टीज मिलता है। अगर मैं इंडियन स्टार्टअप जैसे बायजूस जो एजुकेशन में है या नाइका जो ब्यूटी में अपने ग्रोथ रेट के लिए फंडिंग लेके एक्सपैंड कर रही हैं, ये रिस्की है पर हाई रिवॉर्ड के चांस इसमें बहुत ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं, 10th आता है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, रॉथसाइल्ड्स विजडम। देखो, व्हाई सर्वाइवल मैटर्स, क्यों इंपॉर्टेंट है? केडब्ल्यू रॉथसाइल्ड ने कहा, बिजनेस का अल्टीमेट गोल है सर्वाइव करना। मार्केट बदलता है, कंपटीशन बढ़ता है, फर्म्स को अडेप्ट करना पड़ता है, बट अब पॉइंट है सर्वाइव करना कैसे, या अडेप्ट करो। नोकिया ने नहीं अडेप्ट किया तो आउट हो गया। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कैश रिजर्व्स रखो, जैसे एप्पल के बिलियंस हैं उसके पास। फिर आता है रिलेशनशिप, लॉयल कस्टमर्स और सप्लायर्स का नेटवर्क होना चाहिए। अभी फर्म साइबर सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करके सरवाइव कर रही हैं आज के टाइम पे। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, बैंक जैसे एचडीएफसी साइबर थ्रेट से बचाने के लिए एआई यूज करते हैं। इंडिया में एमएसएमईज भी डिजिटल टूल्स अडॉप्ट करके कॉम्पिटिटिव बन रहे हैं। अब आगे आता है 11th, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब व्हाई वेल्थ मैक्सिमाइजेशन? ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से अलग है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब है शेयर होल्डर्स वैल्यू बढ़ाना बाय फोकसिंग ऑन लॉन्ग टर्म वैल्यू। अगर मैं इसको फॉर्मूला आपको बताऊं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट्स। अब ये बेटर क्यों है? देखो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट टर्म होता है पर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन टाइम वैल्यू ऑफ मनी और सस्टेनेबिलिटी देखता है। अगर इसकी एग्जांपल दूं, टेस्ला का स्टॉक प्राइस उसके फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल पे बेस्ड है, ना कि आज के प्रॉफिट पे। ठीक है, अभी कंपनीज जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने ग्रीन एनर्जी वेंचर्स के थ्रू शेयर होल्डर्स वेल्थ बढ़ा रही हैं। इन्वेस्टर्स को लगता है ये लॉन्ग टर्म में बड़ा रिटर्न देगी ये चीज। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं 12th, मैनेजरियल यूटिलिटी फंक्शन, विलियमसन थिंक। देखो, मैनेजर्स हैव देयर ओन गोल्स, उनके अपने गोल्स हैं। डीई विलियमसन बोलता है, लार्ज फर्म्स में ओनर्स और मैनेजर्स अलग होते हैं। मैनेजर्स अपना पर्सनल गोल्स चेज करते हैं, लाइक बिगर स्टाफ, ज्यादा टीम मतलब ज्यादा पावर, प्रेस्टीज, बड़ा ऑफिस, बड़ा टाइटल, बजट कंट्रोल, ज्यादा फंड, ज्यादा इन्फ्लुएंस। अब ये हो क्यों रहा है?
देखो, जब ओनरशिप और कंट्रोल अलग हो, मैनेजर्स अपने इंटरेस्ट पे फोकस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सीईओ अपनी सैलरी बढ़ाने या फैंसी ऑफिस बनाने में ध्यान दे सकता है। अभी कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव हो रही है, बोर्ड्स और शेयर होल्डर्स मैनेजर्स को मॉनिटर करते हैं ताकि कंपनी गोल्स पे फोकस कर रहे। इंडिया में सेबी के रेगुलेटर्स इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है जी, होप सो आपको समझ आ गया होगा। 13th आता है फर्म्स ग्रोथ रेट ऑफ मैक्सिमाइजेशन, मैरिज। अब अगेन हम मैरिज की बात करते हैं। देखो, मैरिज का ये थ्योरी इंटीग्रेट करता है कि मैनेजरियल और शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट, सिंपल चीज है। जो ये चीज है, अब जो आपका मैनेजरियल और शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट है वो इंटीग्रेटेड होना चाहिए। फर्म्स बैलेंस ग्रोथ चाहती हैं, सेल्स, प्रॉफिट्स और मार्केट प्रेजेंस में, यानी दोनों जगह पे ये चीज होनी चाहिए। अब ये वाई इट वर्क्स, ये अप्रोच रियलिस्टिक है क्योंकि ना तो सिर्फ प्रॉफिट ही सब कुछ है, ना ही सिर्फ ग्रोथ, बैलेंस जरूरी है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इन्फोसिस का ग्रोथ मॉडल, प्रॉफिट्स री इन्वेस्ट करके नए टेक सॉल्यूशंस बनाए और शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड दिया। ये बैलेंस उन्हें टॉप आईटी फर्म्स में लेके आता है, उनको टॉप आईटी फर्म्स बनाता है। ठीक है, सो अगर हम कंक्लूड करें, ये सारी बात का एसेंस यही है, बिजनेसेस आज सिर्फ प्रॉफिट के पीछे नहीं भागते, उन्हें प्रॉफिट, ग्रोथ, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और सर्वाइवल, सबका बैलेंस चाहिए। जैसे एक जगलर मल्टीपल बॉल संभालता है, वैसे ही फर्म्स मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स मैनेज करते हैं। ठीक है, अभी 2025 में फर्म्स एआई, ग्रीन टेक, कस्टमर पर्सनलाइजेशन पे फोकस कर रही हैं। इंडिया में स्टार्टअप्स और जायंट्स जैसे रिलायंस सभी ऑब्जेक्टिव्स को अलाइन कर रही हैं। प्रॉफिट के साथ सीएसआर, ग्रोथ के साथ इनोवेशन, ये मल्टी ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, उन्हें फ्यूचर रेडी बनाती है। ठीक है जी, होप सो आपको ये वाला सारा समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है थियरीज ऑफ प्रॉफिट एंड अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव्स। देखो, बिजनेस का कोर क्या है? पैसा ना, लेकिन ये पैसा यानी प्रॉफिट कहां से आता है और क्यों आता है, ये समझना जरूरी है। इकोनॉमिस्ट ने इसके पीछे दिमाग खर्च किया और अलग अलग थियरीज बनाई हैं। पहले जमाने में सब सोचते कि प्रॉफिट ही बिजनेस का एकमात्र लक्ष्य है, पर आजकल बात बदल गई है। अब फर्म सिर्फ प्रॉफिट के पीछे नहीं भागती, वो ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी, सेल्स और शेयर होल्डर्स वैल्यू भी देखती हैं। ये टॉपिक इसलिए मजेदार है क्योंकि ये बताता है कि बिजनेस का दिमाग कैसे चलता है और मैनेजर्स और ओनर्स क्या सोच रहे हैं, डिसीजन किस सोच से वो डिसीजंस लेते हैं। तो अब हम दो बड़े मेन टॉपिक्स कवर अप करेंगे। थियरीज ऑफ प्रॉफिट की प्रॉफिट आता कहां से है, अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव्स की प्रॉफिट के अलावा फर्म्स और क्या क्या चाहती हैं। वैसे ये हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, बट एक बार इसको फिर करेंगे। और हाँ, मैं तुम्हें लेटेस्ट एग्जांपल से कनेक्ट करवाऊंगा। लाइक अब क्लास चल रही है, हर एक पॉइंट को लेटेस्ट एग्जांपल से करवाऊंगा, जैसे लाइक टेस्ला का इनोवेशन या रिलायंस का मार्केट गेम, ताकि तुम देखो कि ये थ्योरीज काम कैसे करती है, समझ पाओ। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले थियरीज ऑफ प्रॉफिट से। देखो, कहां से आता है ये प्रॉफिट, हमारी ये मेन चीज है। प्रॉफिट को समझना तो पहले ये जान लें कि इकोनॉमिस्ट ने इसको अलग अलग तरीके से देखा है। हर थ्योरी एक नई एंगल देती है, जैसे रिस्क, इनोवेशन या मार्केट चेंजेस। चलो एक एक करके इनको देखते हैं। नंबर 1 आती है रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, जो एफ बी हॉले ने दी थी। देखो, एफ बी हॉले बोलता है कि प्रॉफिट का असली सोर्स है रिस्क। बिजनेस चलाना कोई छोटी बात नहीं, हर दिन अनसर्टेनिटी का सामना होता है। मार्केट अप डाउन होगा, डिमांड बदलेगा या रॉ मटेरियल के दाम चेंज होंगे, यानी उनमें प्राइसेस में चेंजेस आएंगे। ये सब रिस्क एंटरप्रेन्योर्स लेते हैं। अगर इस रिस्क का रिवॉर्ड होता है, दैट विल बी कॉल्ड एज प्रॉफिट। अब जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा पोटेंशियल प्रॉफिट। सोचो, अगर एक नया स्टार्टअप शुरू करें, जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी, और मार्केट में ऑलरेडी ओला इलेक्ट्रिक और भी कंपनीज चल रही हैं, तो रिस्क बड़ा है। अगर सक्सीड करते हो तो प्रॉफिट भी आपको बड़ा ही मिलेगा। दैट इज द रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। अगर 2025 के कॉन्टेक्स्ट में रीसेंट एग्जांपल दूं, तो स्पेस टूरिज्म स्टार्टअप जैसे ब्लू ओरिजिन या स्पेसएक्स का कमर्शियल आर्म बड़े रिस्क ले रहा है। टिकट प्राइसेस अनसर्टेन है, टेक कॉस्टली है और रेगुलेशंस टाइट हैं। पर अगर ये कंपनीज अपना मार्केट बनाते हैं तो प्रॉफिट बिलियंस में होगा इनको। इंडिया में भी स्टार्टअप जैसे स्काई रूट एरोस्पेस, स्पेस लॉन्च व्हीकल्स रिस्क पे खेल रहे हैं और इसलिए उनका प्रॉफिट पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। अब ये चीजें जरूरी क्या? देखो, जो ये थियरी प्रैक्टिकल है क्योंकि कोई भी फ्री में रिस्क नहीं लेता। इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स को इंसेंटिव चाहिए और वो इंसेंटिव है प्रॉफिट।
पर ये भी याद रखें कि ज्यादा रिस्क का मतलब ज्यादा लॉस का चांस भी होता है, इक्वली बराबर है। सेकेंड आती है इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। जोसेफ कंप्यूटर के एक लेजेंड था और उसने कहा कि प्रॉफिट का असली बाप है इनोवेशन। जब कोई एंटरप्रेन्योर नया प्रोडक्ट, नया प्रोडक्शन मेथड, नया मार्केट या नया बिजनेस मॉडल लाता है तो वो टेम्परेरी मार्केट में मोनोपोली बना लेता है और ये मोनोपोली देता है प्रॉफिट, यानी ये मोनोपोली प्रॉफिट्स में रिजल्ट करेगी। अगर हम कंप्यूटर का जो कॉन्सेप्ट है ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, बड़ा कूल, सुनने में तो बड़ा कूल लगता है, पुराने वेज को डिस्ट्रॉय करके नए आइडियाज लो और प्रॉफिट कमाओ। फॉर एग्जाम्पल, जब स्मार्टफोन्स आए, नोकिया और ब्लैकबेरी का गेम खत्म हो गया और एप्पल और सैमसंग ने प्रॉफिट्स बहुत अच्छे से बहुत अच्छे खासे कमाए। ठीक है, अब रेलेवेंट क्यों है? देखो, ये थ्योरी आज के स्टार्टअप कल्चर के लिए परफेक्ट है। हर स्टार्टअप सोचता है कि एक नया आइडिया लाओ जो मार्केट को डिस्टर्ब करे। पर एक बात याद रखो, इनोवेशन का प्रॉफिट टेम्पररी होता है क्योंकि कॉम्पिटिटर्स जल्दी कॉपी करते हैं, इसलिए फर्म्स को कॉन्टिन्यूसली इनोवेट करना पड़ता है। तीसरी आती है रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। एफ एड वॉकर ने प्रॉफिट को इकोनॉमिक रेंट से कंपेयर किया। जैसे फर्टाइल लैंड ज्यादा रेंट देती है क्योंकि वो बेटर है, वैसे ही सुपीरियर एंटरप्रेन्योर्स ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं क्योंकि उनके स्किल्स, एफिशिएंसी या मैनेजमेंट बेटर होती है। अगर की आइडिया की बात करें, ये सरप्लस होता है एवरेज एंटरप्रेन्योर के इनकम से ऊपर अर्निंग। सोचो, दो चाय की दुकानें हैं, एक वाली दुकान का चाय इतना मस्त है कि लोग लाइन में खड़े होते हैं, वही दूसरी दुकान एवरेज दुकान से ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी क्योंकि उसका स्किल बेटर है। ठीक है जी। अब ये थ्योरी टैलेंट और एफिशिएंसी को सेलिब्रेट करती है। जो लोग या फर्म्स बेटर काम करते हैं उन्हें मार्केट रिवॉर्ड देती है, पर ये भी याद रखो कि स्किल्स इंप्रूव करना जरूरी है, वरना ये सरप्लस घट भी सकता है। नेक्स्ट आते हैं डायनामिक थियरी ऑफ प्रॉफिट, फोर्थ वन। देखो, जीबी क्लार्क का कहना था कि प्रॉफिट सिर्फ डायनामिक इकोनॉमीज में होता है जहां चेंजेस हो रहे हैं। ये चेंजेस हो सकते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को, न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस का बदलना या कैपिटल कम्युलेशन होना। अगर इकोनॉमी स्टैटिक हो मतलब नो चेंज, तो प्रॉफिट जीरो होता है क्योंकि सब कुछ प्रेडिक्टेबल होता है। अगर की आइडिया की बात करें, डायनामिक इन्वायरमेंट में अपॉर्चुनिटीज बनती हैं और जो फर्म्स इन्हें पकड़ लेती हैं वो प्रॉफिट कमा लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब इंडिया में इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ा तो ई कॉमर्स कंपनीज जैसे फ्लिपकार्ट ने प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा कमाया। अब ये थ्योरी बताती है कि बिजनेसेस को फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, जो चेंज के साथ अडेप्ट करते हैं वो प्रॉफिट करते हैं, स्टैटिक माइंडसेट वाले बिजनेसेस पीछे रह जाते हैं। ठीक है जी। सो ये मेन थ्योरी से दिन में से पेपर पूछा जाता है। अब आते हैं अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फर्म। अब बात करते हैं कि फर्म सिर्फ प्रॉफिट के पीछे क्यों नहीं भागती। आजकल लार्ज कॉर्पोरेशंस में ओनरशिप यानी शेयर होल्डर्स और कंट्रोल यानी मैनेजर्स अलग होते हैं। इस वजह से मैनेजर्स के अपने गोल्स भी आते हैं और फर्म्स के ऑब्जेक्टिव डाइवर्सिफाई हो जाते हैं। चलो इनको समझते हैं। नंबर वन आता है ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन। देखो, रॉबिन मैरिस का आइडिया है कि मैनेजर्स फर्म के ग्रोथ रेट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, ना कि सिर्फ प्रॉफिट्स को। ग्रोथ का मतलब है सेल्स बढ़ाना, एसेट्स बढ़ाना, नए प्रोडक्ट्स या मार्केट्स में जाना। ये मैनेजर्स के लिए फायदे का है क्योंकि ग्रोथ से उनकी सैलरी, प्रेस्टीज और पावर बढ़ती है। लेकिन ये ग्रोथ के चक्कर में फाइनेंशियल और मैनेजरियल कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं। मतलब कितना भी ग्रो करना चाहे, अगर पैसा या मैनेजमेंट कैपेसिटी नहीं है तो मुश्किलें ही आएंगी। देखो, ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन रियलिस्टिक है क्योंकि आजकल फर्म्स को स्केल चाहिए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मार्केट पावर और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के लिए। पर रिस्क भी है, ज्यादा ग्रोथ के चक्कर में डेट बढ़ सकता है आपका। ठीक है। सेकेंड आता है मैनेजरियल यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। डीई विलियमसन बोलता है कि मैनेजर्स अपना पर्सनल यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, मतलब जॉब सिक्योरिटी, बड़ी सैलरी, स्टेटस, फैंसी पर्क्स और कंपनी रिसोर्सेज पे कंट्रोल। ये कभी कभी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अगेंस्ट भी जा सकता है। अगर हम विलियम हाइपोथेसिस की बात करें, जब ओनरशिप और कंट्रोल अलग होते हैं जैसे लार्ज कॉर्पोरेशंस में, मैनेजर्स अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सीईओ अपना ऑफिस रेनोवेट कराए या स्टाफ बढ़ाए कंपनी के प्रॉफिट के बजाय अपनी पावर के लिए। सो ये चीज एक इसमें नोटिसिंग है। अगर इसके रेलेवेंस की बात की जाए, ये थ्योरी रियलिस्टिक है क्योंकि ह्यूमन सेल्फिश भी होते हैं। मैनेजर्स का पर्सनल एजेंडा होता है और वो कंपनी के गोल्स के साथ बैलेंस करना
पड़ता है अगर आप सक्सेस चाहते हो। इसलिए आज कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसे सेबी रेगुलेशंस इन इंडिया इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट थर्ड आती है सेटिस्फाइंग बिहेवियर। देखो सायट और मार्च ने एक नया एंगल दिया, फर्म्स मैक्सिमाइज नहीं करती बल्कि सेक्रीफाइस करती हैं। मतलब वो परफेक्ट या ऑप्टिमल प्रॉफिट नहीं ढूंढती बल्कि अच्छी चाल रही है। यानी सिंपल ध्यान से सुनो, वो परफेक्ट या ऑप्टिमल प्रॉफिट्स नहीं ढूंढती बल्कि अच्छी तरीके से चलना देख रही हैं वाला लेवल अचीव करती हैं जो सब स्टेक होल्डर्स लाइक मैनेजर्स, एम्प्लॉयज और शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई करे। ऐसा लेवल जिसपे हर एक बंदा, हर एक स्टेक होल्डर सेटिस्फाइड हो। देखो इसमें बाउंडेड रेशनैलिटी का कॉन्सेप्ट आता है, यानी बाउंडेड रेशनैलिटी का कॉन्सेप्ट आता है, मतलब मैनेजर्स के पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन या टाइम नहीं होता टू मेक द बेस्ट डिसीजन, तो वो कंप्रोमाइज करते हैं और एक्सेप्टेबल रिजल्ट्स पे फोकस करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो ये थ्योरी रियलिस्टिक है क्योंकि रियल वर्ल्ड में परफेक्शन मुश्किल है। फर्म्स के पास ढेर सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं और सबको बैलेंस करना पड़ता है। सेटिस्फाइंग से स्टेबिलिटी आती है पर कभी कभी ये एम्बिशन के रास्ते में भी आ सकती है। फोर्थ आता है सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। डब्ल्यू जे बोमोल बोलता है कि मैनेजर्स स्पेशली बड़े फर्म्स में सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना चाहते हैं प्रॉफिट के बजाय, क्योंकि सेल्स वॉल्यूम से उनकी रेपुटेशन, बोनसेस और मार्केट प्रेजेंस बढ़ेगी। बॉमोल्स अगर हाइपोथेसिस जो आते हैं, यानी ये मिनिमम प्रॉफिट कंस्ट्रेंट इसलिए है क्योंकि शेयर होल्डर्स को थोड़ा डिविडेंड तो चाहिए वरना वो गुस्सा हो जाएंगे, पर उसके बाद मैनेजर सेल्स के पीछे भागते हैं। ठीक है जी। अब ये काम कैसे करता है? सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन ब्रांड बिल्डिंग और मार्केट शेयर के लिए ऑसम है, पर रिस्क है। अगर प्रॉफिट्स कंसिस्टेंटली लो रहेंगे तो इन्वेस्टर्स नाराज हो सकते हैं। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है वैल्यू मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। देखो अब एक ऐसा ऑब्जेक्टिव जो सबको कवर करता है, दैट इज वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का गोल्ड स्टैंडर्ड है। इसमें फर्म का फोकस होता है शेयर होल्डर वैल्यू को बढ़ाना बाय मैक्सिमाइजिंग द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर फ्री कैश फ्लोज। ठीक है। अगर इसके फॉर्मूला की बात करें, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन इज इक्वल टू मैक्सिमाइजिंग द एनपीवी ऑफ ऑल फ्यूचर फ्री कैश फ्लोज। यानी ये एनपीवी क्या है? बेसिकली ये फ्यूचर के सारे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स का प्रेजेंट वैल्यू है माइनस रिस्क और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब आज के दिन में कैलकुलेट करता है कि फर्म लॉन्ग टर्म में कितना पैसा बनाएगी। ठीक है। अगर इसके की फीचर्स की बात करें, शेयर होल्डर्स फोकस नंबर 1, ओनर्स यानी शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू बढ़ाना। रिस्क एंड टाइमिंग नंबर 2, फ्यूचर कैश फ्लोज के रिस्क और टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर करता है। तीसरा लॉन्ग टर्म थिंकिंग, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर सकते हैं फॉर बिगर फ्यूचर गेन्स। फोर्थ आता है सस्टेनेबिलिटी, बैलेंस्ड अप्रोच, ग्रोथ, प्रॉफिट्स और एथिक्स सब कवर करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कंपैरिजन विद अदर ऑब्जेक्टिव। अगर एक बार इसको हम ध्यान से देखें, देखो चलो इसको और क्लियर करते हैं बाय कंपेयरिंग विद अदर ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 1, अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव देखें, उसका फोकस है नेट प्रॉफिट यानी रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, एंड जो टाइम हॉरिजन है वो शॉर्ट टर्म के लिए है। लिमिटेशंस क्या है? रिस्कों को इग्नोर करना, टाइमिंग इग्नोर की जाती है, सस्टेनेबिलिटी इग्नोर की जाती है, एंड इवन कैन लीड टू कॉस्ट कटिंग या क्वालिटी इश्यूज। फिर आता है अर्निंग मैक्सिमाइजेशन, अकाउंटिंग अर्निंग्स, ईपीएस इसका मेन फोकस है, अगेन शॉर्ट टर्म है, कैन बी मैनिपुलेटेड, अकाउंटिंग ट्रिक्स को यूज किया जा सकता है, इवन में इग्नोर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। फिर आता है वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, शेयर होल्डर की वैल्यूज का मेन फोकस है, एनपीवी ऑफ कैश फ्लो फाइंड किया जाता है, लॉन्ग टर्म है, टाइम हॉरिजन, इवन इट नीड्स एक्यूरेट फोरकास्टिंग और फाइनेंशियल डिसिप्लिन चाहिए। बहुत हार्ड है फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना। अब आते हैं वैल्यू मैक्सिमाइजेशन जीतता क्यों है। देखो प्रॉफिट और अर्निंग्स मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, पर ये रिस्की हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कॉस्ट कटिंग करके प्रॉफिट बढ़ाएं तो क्वालिटी घट सकती है और कस्टमर्स भाग सकते हैं। वैल्यू मैक्सिमाइजेशन इसमें बेटर है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म सोचना है, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबल ग्रोथ और स्टेक होल्डर्स का बैलेंस इसका मेन फोकस है। ये परफेक्ट नहीं है, फ्यूचर कैश फ्लोस प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, मार्केट चेंज हो सकती है, ये रेगुलेशंस बदल सकती हैं, प्लस इसमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन चाहिए जो हर फर्म के बस की बात नहीं होती।
होती। ठीक है, सो ये था आपका वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। अगर हम कंक्लूड करें, देखो जितना भी आज हमने किया ये पूरा टॉपिक एक बात तो कहता है, बिजनेसेस का दिमाग सिंपल नहीं होता। थियरीज ऑफ प्रॉफिट बताती हैं कि प्रॉफिट रिस्क, इनोवेशन, एफिशिएंसी या मार्केट चेंजेस से आता है, लेकिन अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव दिखाते हैं कि फर्म सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं जीती, वो ग्रोथ, सेल्स, मैनेजरियल पर्क्स या सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस भी चाहते हैं। और वैल्यू मैक्सिमाइजेशन इन सबको एक अम्ब्रेला के नीचे लाता है, फोकसिंग ऑन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। होप सो आपको जितना करवाया वो अच्छे से समझ आ गया होगा। सो आज का सेशन हम यही वाइंड अप करते हैं। पता है आपको ऑलरेडी पेपर 2 कॉमर्स का यूनिट 1 से लेके 10 तक कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। यूनिट 3 हमारी चल रही है रिवीजन सीरीज पेपर 1 की, जो जर्नल पेपर है पेपर 2 कॉमर्स की, यूट्यूब पे कंडक्ट की जा रही है एंड इवन टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में है। सो करते हैं आज का सेशन वाइंड अप, फिर मिलेंगे कल विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।